नमस्कार साथी, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन क्लासेस चल रही थी, इसमें लेक्चर नंबर 17 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 17। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा संघ और राज्य। जी हाँ, स्टेट एंड यूनियन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये संघ एवं राज्य वाला कॉन्सेप्ट पूरे आसान, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल जीरो से लेकर के बिल्कुल जैसे कह रहा है बिंदु से सिंधु तक की पूरी कहानी, पूरी यात्रा जो है हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो संघ और राज्य वाले इस चैप्टर में जिन जिन दोस्तों को कोई प्रॉब्लम रही होगी ना, इस लेक्चर के बाद में 1% भी डाउट नहीं रहने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट पूरी बारीकी से समझ आने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप बीए थर्ड ईयर कर रहे हो, चाहे आप एमए कर रहे हो। अगर एमए में भी आपके लोक प्रशासन में अगर ये सब्जेक्ट ये टॉपिक है तो बिल्कुल आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। और हाँ, इसके अलावा आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जैसे फाउंडेशन या कोई हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमी आदि और अन्य सब्जेक्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स कैसे ले सकते हैं आप लोग। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अपना सेशन की ओर डायरेक्टली। टेबल ऑफ कंटेंट में जरा बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेशन में भारतीय संघवाद के स्वरूप की। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में भारतीय संघवाद का स्वरूप क्लियर है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे आप संघ और राज्यों के बीच संबंध। क्लियर है। तो याद देखिए, संघ और राज्यों के बीच, तो वैसे तो देखिए भारतीय संघवाद के स्वरूप से लेकर के हम एक छोटी सी भूमिका तैयार करेंगे, एक बेसिक तैयार करेंगे इस टॉपिक से संबंधित। और संघ और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर के यहाँ पर हम दोनों में रिलेशन देखने वाले हैं, किस टाइप का रिलेशन है। तभी तो हमें पता चलेगा कि ये संघ और राज्यों के बीच में, संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, क्या सही है या नहीं है, कहां पर गड़बड़ है, वो सारी बातें। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में संघ राज्यों के बीच में क्या तनाव के कौन कौन से मुद्दे हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 4 में आप देखोगे प्रशासनिक समन्वय के तंत्र कौन कौन से हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आप निष्कर्ष देखोगे। तो कंप्लीटली ये 5 पॉइंट है जिनके माध्यम से आपका सेशन आज का कंप्लीट होने वाला है। पॉइंट नंबर 1 से कहानी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं भारतीय संघवाद का स्वरूप यानी नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। क्लियर है। तो इंडियन फेडरलिज्म का नेचर यानी कि उसका स्वरूप क्या हो सकता है, तो यह प्रकृति क्या हो सकती है, जरा ध्यान सुनिएगा। एक छोटी सी भूमिका हम तैयार कर ले, एक बेस तैयार कर ले अपने लेक्चर के लिए, ताकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको आसानी से समझ आ सके। देखिए सुनिए, बेसिकली भारत के संविधान के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में, अब यार देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और जब फर्स्ट ईयर में आ जाता कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना। और अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही भाग में पहला ही आर्टिकल है किससे संबंधित, जो भारत के संघवाद होने की बात करता है, जो स्पष्ट कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में कहा गया है संविधान के, क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन राज्यों का एक संघ होगा इसका मतलब अमेरिका की तरह संघ नहीं होगा। ये भारतीय संघवाद जो है ये अमेरिका की तरह राज्यों का मिला जुला रूप या समझौते का परिणाम नहीं होगा। अमेरिका में राज्यों ने मिलकर के केंद्र बनाया है, जबकि यहां पर राज्य मिलकर केंद्र नहीं बना रहे हैं। यहां पर केंद्र का अपना खुद का एक अस्तित्व है और राज्यों का अपना स्वयं का अस्तित्व है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। ये दोनों अगर आप डिफरेंस समझ जाओगे ना तो संघवाद को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। याद रखिएगा, क्योंकि जहां संघवाद नाम आता है वैसे फट से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दिमाग में घूमने लग जाता है कि यार अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, राज्यों का संघ है, इसका मतलब हो सकता है कि राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया हो जिससे पूरा देश अच्छे से ऑपरेट हो सके। ऐसा नहीं है दोस्त। तो अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है भारत का संघवाद, बल्कि प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता के लिए बनाया गया एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। जी हाँ, यहाँ पर जो है एक परिभाषा को जरा पढ़िए। परिभाषा कैसी वियर के माध्यम से इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अर्धसंघीय कहा है इन्होंने भारतीय शासन प्रणाली को। क्या कहा है, अर्धसंघीय, क्वासी फेडरल कहा है। क्वासी फेडरल क्यों कहा है, क्वासी फेडरल क्योंकि इसमें केंद्र को यानी संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो वैसे अगर आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि भारत में केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती है अपेक्षा राज्यों के। लेकिन जब अमेरिका की बात करते तो अमेरिका में क्या कर रखा है,
ओनली जो भी 2-3 अधिकार खास विशेष रूप से, है ना, जैसे कि अगर आप विदेशों से कोई संबंध करना चाहते हैं, विदेशों को संधि करना चाहते हैं, कोई युद्ध लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए जो है केंद्र को बना दिया गया है, कुछ 2-3 खास-खास राइट अधिकार उनको दे दिए गए हैं, लेकिन बाकी राज्यों ने अपने पास रखे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केंद्र के पास अपने खुद के अधिकार है और यहाँ पर केसी वीर महोदय ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय संघवाद जो है ये अर्ध संघीय शासन प्रणाली है, यानी क्वासी फेडरल प्रणाली है, क्योंकि इसमें राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। तो यहाँ पर केंद्र के पास में अधिक शक्तियां होती नजर आ रही है। अब इस बात को हम आगे के पॉइंटों के माध्यम से पूरी क्लियरिटी से एक एक करके समझने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा अगर आप ये संघ और राज्यों वाला कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 2 से कहानी की फिर से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, क्या रिलेशन है। अब जब हमने पहले ही स्लाइड में ये नकार दिया है कि भाई राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया, लेकिन राज्यों के अस्तित्व में केंद्र का बड़ा सहयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में राज्यों ने केंद्र को तो नहीं बनाया, लेकिन केंद्र अगर जिस राज्य को चाहे खत्म करके नया राज्य बना सकता है, या एक राज्य में से 2 राज्य बना सकता है, 3 राज्य बना सकता है, या 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकता है। यानी राज्यों का अस्तित्व केंद्र के हाथ में है, ना कि केंद्र का अस्तित्व राज्यों के हाथ में। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन संबंधों को समझने के लिए हमें सिर्फ 3 टाइप के संबंध विशेष रूप से समझने होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में कितने कौन कौन से संबंध है, 3 प्रकार के संबंध जिसके माध्यम से रिलेशन मेंटेन होता है। कौन कौन से? एक तो होता है विधायी संबंध, जिसको हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस कहते हैं। दूसरा टाइप होता है प्रशासनिक संबंध का, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का। में डिटेल में बात करेंगे हम अंदर चल के इसमें। और पॉइंट नंबर 3 में होता है वित्तीय संबंध, यानी फाइनेंशियल रिलेशन। वो तीनों ही अपने आप में महत्व रखते हैं। ये तीनों ही वो संबंध है जिनके मामले में जो है केंद्र और राज्यों के बीच में रिलेशन बना हुआ है और कहीं ना कहीं विवादपूर्ण भी है। तो एक एक करके इनको ही थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करते हैं, इनको समझते हैं, तो यहां से पूरी क्लियरिटी आप लोगों के बीच में आ जाएगी। देखिए, जब बात करते हैं विधायी संबंध की, यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, तो साथियों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको बाद में फॉर्मेट किया गया है, इसको बाद में बनाया गया है, बल्कि इसकी व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच में कौन कौन से संबंध होंगे, 3 प्रकार के संबंध होंगे। तीनों ही प्रकार के संबंधों की व्यवस्था संविधान में पहले से ही संविधान निर्माताओं ने कर दी थी। यानी संविधान के आर्टिकल 245 से 255 के बीच में स्पष्टता यही बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार के विधायी संबंध होंगे। तो अनुच्छेद 245 से 255 के तहत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। 3 सूचियों में किया गया। कौन से? विधायी, है ना, विधायी संबंधों का या विधायी अधिकार। लेजिस्लेटिव पावर्स, इसका मतलब देखिए पहले तो व्यवहारिक रूप में समझिए। सीधी बात है कि कानून बनाने पर केंद्र सरकार को कितना अधिकार होगा, तो वहीं राज्यों को कितना अधिकार होगा। अब अगर मान लें कि पूरे देश का कानून व्यवस्था सिर्फ केंद्र संभालेगा, तो फिर राज्य क्या करेंगे? पकड़ तलेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि केंद्र सरकार के पास में काम है कि वो पूरे देश को से संबंधित कानून व्यवस्था समाज कानून बना सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये होगा जब केंद्र सरकार ही कानून बना रही है, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? अब ये समझिए ना कि राज्य अपने राज्य को लेकर कानून नहीं बना सकती, लेकिन केंद्र सरकार बनाती है। तो सबसे ज्यादा सक्षम कौन होगा कानून वास्तविक रूप से? अगर ग्राउंड पर आकर के देखें तो राज्य सरकार अपने राज्य से भली-भांति परिचित है, तो ये अधिकार राज्य को होना चाहिए। तो इस तरह के ही विवाद संसद में उस समय संविधान सभा में उस समय उठने लगे थे जब संविधान लिखा जा रहा था। वो तभी जाकर के संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की कि भैया एक काम करते हैं कि इन अधिकारों को जो है 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। उनमें से एक कैटेगरी आपकी विधायी संबंध की रखी कि कौन कौन से नियम कौन कौन बना पाएगा। तो इसके लिए संविधान निर्माताओं ने 3 अलग अलग भाग बना दिए, 3 अलग अलग सूचियां बना दी। एक सूची को नाम दिया संघ सूची, दूसरी सूची को नाम दिया राज्य सूची, और तीसरी को रखा समवर्ती सूची के नाम से। अब इसमें क्या हुआ कि संघ सूची जो थी, संघ सूची में उन सभी विषयों को रख दिया जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और दूसरी सूची थी राज्य सूची, यानी स्टेट लिस्ट। उसमें उन विषयों को रखा गया जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती थी।
ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। लेकिन संविधान निर्माता ये भी अच्छे से जानते थे कि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं। अब आगे चल करके मान लो कि परिस्थितियां चेंज होती है, कोई विषय हमसे छूट गया है, तो फिर उस विषय को कहां पर डालेंगे? तो एक सूची का नाम दिया उन्होंने, कंकरेंट सूची यानी समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। जो विषय समवर्ती सूची में इंक्लूड किए, उन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो ऐसी एक प्रॉपर तरीके से यहां पर व्यवस्था बना दी गई संविधान निर्माताओं के द्वारा, ताकि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, दोनों आपस में लड़े नहीं कि भैया इस पर तो मेरा अधिकार है कानून बनाने का, इस पर मेरा अधिकार है। ये राज्य ना बोले कि तो मेरे राज्य सीमा के अंदर है, तो मैं अपने राज्य को लेकर के मैं खुद कानून बनाऊंगा, केंद्र सरकार नहीं बना सकती है। तो ऐसा नहीं हो, इसी के लिए ये 3 सूचियों को बनाया गया संविधान में। ठीक है ना? उदाहरण के लिए देखिए, यदि शिक्षा नीति पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। ये एक विशेषता है, इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, चाहे कोई सा भी किसी प्रकार का कानून हो। मान लो केंद्र ने पहले से कोई कानून बना रखा है, पहले से कोई कानून बना रखा है, और वो कानून, वो विषय कहां से लिया? केंद्र सरकार, वो कानून, वो जो विषय है वो लिया, जिसने भी बनाया है वो समवर्ती सूची से लिया, यानी कंकरेंट लिस्ट से लिया। अब अगर मान लो शिक्षा का उदाहरण लिया है कि शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय है, इस पर अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया और उस पर केंद्र ने भी बना दिया, तो याद रखिएगा केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं। उसी प्रकार से है ना, वन को लेकर के, विवाह को लेकर के, इनको लेकर कोई भी कानून जो संवर्ती सूची का विषय है उस पर कोई कानून बनता है, और दोनों में केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दोनों के कानूनों में अगर कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा, राज्य सरकार का नहीं। इतना क्लियर हुआ ना? इसके बाद में आता है आपका प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को कैसे मेंटेन किया? तो आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक लोक प्रशासन की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने के प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान है, आइए समझते हैं इनको एक एक करके। यहां पर भी आपको 3 पार्ट में ही इस रिलेशन को याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को याद रखना है। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, 3 स्टेप में इसको बांटा जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, है ना, ये कैटेगरी के अधिकारी आ जाते हैं। तो इन अधिकारियों का चयन, प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार करती है, आपकी प्रशिक्षण कौन करती है? देखिए, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ये केंद्र लेवल के अधिकारी होते हैं। इनका चयन और इनका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ये सब किसका काम है करने का? केंद्र सरकार का काम है। लेकिन क्या ये अधिकारी सिर्फ केंद्र के लिए ही काम करेंगे? भाई चयन तो केंद्र सरकार ने किया, तो संभवतः केंद्र सरकार ही इसका जो है यूज करेगी। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ये केंद्र सरकार के लिए भी काम करते हैं और ये अधिकतर राज्यों में काम करते हैं। अधिकतर कहां पर? राज्यों में काम करते हैं। ये संघ और राज्य के प्रशासनिक समन्वय की मुख्य कड़ी मानी जाती है। जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं, जिला स्तर पर काम करेंगे आईएएस अधिकारी, तो एक एक जिले को, तो जिला केंद्र के पास तो है नहीं, जिला तो राज्य के पास होता है ना। तो भले ही अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं, लेकिन ये काम करेंगे कहां पर? राज्यों में जाकर के। उसी प्रकार से एक राज्यपाल की भूमिका भी होती है। राज्यपाल की भूमिका कह देकर कुल मिलाकर के ये है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों को सपोर्ट भी करे और राज्यों पर थोड़ा सा नियंत्रण भी बना करके रखे, ताकि कोई राज्य जो है संघ से अलग होने का ना सोचे, है ना। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, यह पहली शर्त है। और इसीलिए केंद्र सरकार का उस पर कंट्रोल, राज्य पर कंट्रोल होना आवश्यक है। राज्य की भूमिका की बात, राज्यपाल की भूमिका की बात करें तो रोल ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो राज्यों के प्रशासन पर निगरानी रखता है। मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, जो राज्य का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, वो क्या कार्य कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान विरुद्ध कोई काम कर रहा है या केंद्र के विरुद्ध या देश के विरुद्ध कोई ऐसा कदम उठा रहा हो। तो ये सारी देखरेख यानी पूरा जो देखरेख वाला काम होता है ना, ये राज्यपाल केंद्र सरकार की ओर से ये निगरानी करता है राज्य सरकार पर। उसी प्रकार से केंद्र के निर्देश की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकाल के समय केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश जारी करता है, जिनका पालन करना राज्य के लिए अनिवार्य होता है। तो यहां पर केंद्र के निर्देश की एक दोस्तों यहां पर जब बात आ रही है, तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकाल के समय
पूरी परिस्थितियां बदल जाती है। अगर राष्ट्र आपातकाल ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ना हो, तो राज्य पर पूरा कंट्रोल राज्य सरकार का ही होगा। लेकिन जहां पर आपातकाल की स्थिति आ जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है, तो उस राज्य पर पूरा कंट्रोल राज्य सरकार का तुरंत हट करके केंद्र सरकार का कंट्रोल आ जाता है। तो ये तीन प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को दर्शाते हैं हमारे संविधान निर्माता कि तीनों में, माफ कीजिएगा, दोनों में, संघ और राज्यों में क्या रिलेशन, प्रशासनिक रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा टाइप था आपका, वो था वित्तीय संबंध वाला, फाइनेंशियल रिलेशन वाला। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो बताइए कोई गवर्नमेंट चल पाएगी? संभव ही नहीं है। तो ये रिलेशन तो बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि सारा पैसा केंद्र सरकार रख ले, तो राज्य सरकार राज्य कैसे चलाएगी? तो इसके लिए जरूरी क्या है कि राज्य सरकार के हाथ में भी कुछ पैसा हो, या फिर राज्य का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। इसे कुछ होगा ना। तो वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर के भी यहाँ संविधान में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 268 से 293 यानी आर्टिकल 268 से लेकर के 293 के बीच में प्रशासन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसके लिए ही कुछ विशेष व्यवस्थाएं संविधान में पहले से ही कर दी जा चुकी है। क्या विशेषता भाई, क्या व्यवस्था है? तो कर राजस्व का बंटवारे, कर राजस्व का बंटवारा केंद्र सरकार प्रमुख रूप से एकत्र करती है। ये कर, केंद्र सरकार कर यानी टैक्स, जैसे आयकर, इनकम टैक्स या जीएसटी, है ना। इनकम टैक्स या जीएसटी कौन करता है? इकट्ठा कौन करेगा? केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार इसको इकट्ठा कर कर ऐसा नहीं कि पूरा अपने पास रख लेती है, बल्कि उसका एक निश्चित हिस्सा राज्यों को भी वितरित करती है, राज्यों को भी वितरित करती है। वित्त आयोग की अगर बात करें, वित्त आयोग की बात करें, तो आर्टिकल 280 में, किसमें? फाइनेंशियल कमीशन के आर्टिकल 280 में स्पष्ट कहा गया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के नियमों की सिफारिश करता है, राजस्व वितरण के नियमों की सिफारिश करता है। तो दोस्तों देखिए, केंद्र सरकार टैक्स इकट्ठा करेगी तो उसको कितना टैक्स जो है, कितना भाग, कितना प्रतिशत राज्यों को देगी, ये सब कौन बताएगा? वित्त आयोग के माध्यम से बताया जाएगा। वित्त आयोग यही काम करता है। ये भी एक संवैधानिक निकाय है। उसी प्रकार से एक अनुदान होती है, ग्रांट्स इन एड होता है, यानी कि केंद्र सरकार राज्यों को विकास योजनाओं के लिए भी कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। हाँ, जैसे रिक्वायरमेंट आती है राज्यों की तरफ से, लेकिन केंद्र प्रतिबद्धित नहीं होती है कि उसको वो सहायता देनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो ये विशेष रूप से ये तीन टाइप है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है? फाइनेंशियल रिलेशन बना रहता है। कर का बंटवारा यानी टैक्स का बंटवारा, वित्त आयोग पूरी देखरेख भी करता है, व्यवस्था को संभालता है, समझता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं केंद्र सरकार जो है राज्यों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है ठीक ठाक से। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार, जैसे मान लेते हैं कोई एक पार्टी की सरकार है केंद्र में और उसी की सरकार राज्य में है, तो वहां अच्छा फंडिंग अच्छी हो रही है, और वहां कहीं दूसरा राज्य है जहां पर उस की गवर्नमेंट नहीं है, उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, तो दूसरी किसी और पार्टी की है, तो उसको फंडिंग नहीं दे रही है अच्छे से। तो ऐसे नाइंसाफी भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब देखने का काम वित्त आयोग का होता है। क्लियर है? और इसके अलावा दोस्तों, अब पॉइंट नंबर हम बात करने वाले थे 3 में, जहां पर देखने वाले थे कि देखिए, संघ और राज्यों के बीच में ऐसा नहीं है कि हमेशा या हर राज्य और केंद्र के बीच में संबंध अच्छे से बने रहते हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है यार, कि जैसे मैंने अभी कहा कि केंद्र पर मान लो किसी अन्य पार्टी का शासन है, केंद्र पर, है ना। केंद्र पर यानी आधे से ज्यादा राज्यों पर केंद्र, जिस पार्टी का शासन केंद्र पर है, तो उसका उन पर भी होगा। तो उन राज्यों से तो अच्छा रिलेशन होगा केंद्र का, है ना। उस पार्टी, जिस पार्टी की सरकार उन सभी राज्यों में है, तो उनका तो अच्छा रिलेशन होगा। लेकिन उस राज्य का सोचिए जहां पर उस पार्टी की, उस विरोधी या विपक्ष पार्टी की का शासन है, तो उसके साथ रिलेशन कैसे ठीक हो सकता है? कहीं ना कहीं तनाव के मुद्दे आएंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। तो वही इश्यू हम यहाँ पर देखने वाले, समझने वाले हैं। तो संघ और राज्यों के बीच में तनाव के कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित रहे, व्यवहारिक रहे, कौन कौन से मुद्दे होंगे, तो उन पर हम थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं ताकि और पारदर्शिता आ जाए। जैसे देखिए,
एक मुद्दा तो हमेशा बना रहता है कि राज्यपाल जो है पद का दुरुपयोग करता है। अब जैसे पिछली स्लाइडों में हमने समझा कि राज्यपाल केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल कौन नियुक्त करेगा भाई? तो वो केंद्र सरकार करती है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, और केंद्र सरकार के लिए ही काम करता है राज्यपाल। जैसे हमारे केंद्र में राष्ट्रपति महोदय होते हैं, इसी तरह से बिल्कुल उसी सम्मान के साथ में राज्य सरकार में राज्यपाल महोदय होते हैं। तो हमेशा राज्य सरकारों का एक आरोप होता है कि जो राज्यपाल महोदय होते हैं, ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। क्यों? राज्यों के द्वारा अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार राज्यपाल का उपयोग राज्य सरकारों को अस्थिर करने और राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए इनका राज्यपाल का प्रयोग करती है। यानी केंद्र सरकार क्या करती है राज्यपाल के जरिए, राज्यपाल के माध्यम से, कि राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करती है। ये हमेशा से आरोप रहता है राज्यों का केंद्र सरकार के ऊपर। इसके अलावा अनुच्छेद 356 क्या दिया गया? इसमें राष्ट्रपति शासन दिया गया है। तो अब क्या होता है ना, जैसे अगर मान लो कि राज्य के शासन ठीक ठाक चल रहा है तो केंद्र सरकार कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चलता रहा। लेकिन जहां राज्य में कोई असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के स्थिति अस्थिर हो जाए, तो उस केस में राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो फिर अब उस राज्य का पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा, ना कि राज्य सरकार के पास। तो यहां पर एक ये भी विषय होता है विवाद का, तनाव का, कि केंद्र सरकार जो है जब चाहे राज्य में अनावश्यक रूप से या अत्यधिक रूप से राज्यों की स्वायत्ता पर आघात कर देती है राष्ट्रपति शासन के माध्यम से। देखिए, ये तनाव का मुख्य विषय है और इन सबको स्थान संविधान में दिया गया है। ये कोई अलग से सरकारों ने नहीं बनाया, बल्कि ऑलरेडी ये संविधान में लिखित है। वित्तीय निर्भरता की बात करें तो कहा गया है कि राज्यों को अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए वित्तीय रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग, तो केंद्र सरकार क्या करती है? सीबीआई या ईडी जैसी एजेंसियों के उपयोग को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में अक्सर मतभेद देखा जाता है। हमेशा राज्य सरकारें या राज्य जो है सीबीआई और ईडी की शिकायत करती ही रहती है केंद्र सरकार को लेकर के। तो ये कुछ मुख्य विषय हैं जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में हमेशा हमेशा यानी अधिकतम टाइम का अधिकतर तनाव बना रहता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से पर्याप्त, वैसे तो 15-20 पॉइंट ऐसे जहां पर हम केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव की बात कर सकते हैं। तो रिलेशन की में भी ऐसे कुछ 15-20 पॉइंट मिल जाएंगे, निकालोगे तो आप, है ना। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है प्रशासनिक समन्वय के तंत्र, मैकेनिज्म और कोऑपरेशन। तो ये प्रशासनिक समन्वय के तंत्र क्या है? यानी दोनों में फिर से व्यवस्था मतलब सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे कदम है जो उठाए जा सकते हैं, जैसे जैसे अंतरराज्य परिषद उठाए जा सकते हैं, नहीं उठाए जा भी रहे हैं, है ना। इंटर स्टेट काउंसिल, तो जो अंतरराज्य परिषद है इसका आर्टिकल है 263। इसमें राज्य और केंद्रों के बीच में विवादों को सुलझाने और नीतियों के समन्वय के लिए इसको बनाया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो उसको कहां पर सुलझाया जाएगा? अंतरराज्य परिषद के अंदर, इसके माध्यम से सुलझाया जाएगा। नीति आयोग भी कुछ इसी प्रकार का काम करता है, जैसे इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इस परिषद में, नीति आयोग में क्या होता है? जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी कि समझ लीजिए ना किस लेवल की, है ना, संस्था होगी, परिषद होगी ये, कि इसमें सभी राज्यों के जो प्रधान हैं मुख्यमंत्री वो शामिल होते हैं, जो विकास योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो अपने यहाँ कोई विवाद है, अपना कोई विशेष विवाद है, तो वो जो है केंद्र सरकार के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें भी होती है, जोनल काउंसिल्स भी होती है, जैसे क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए इनको बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हर स्टेट के अलग अलग जो है परिषदें बना दी गई है ताकि इनके विवादों को आसानी से सुलझाया जा सके। अंतरराज्य राज्यों के बीच में विवाद है, राज्य केंद्र सरकार के बीच में विवाद है, राज्य राज्यों के बीच में विवाद है तो भी अंतरराज्य परिषद सुलझाएगी। राज्य और केंद्र सरकार के बीच में विवाद है तो भी अंतरराज्य परिषद सुलझाएगी। और अगर कोई बड़ा विवाद है, जो विवाद नजर नहीं आता लेकिन मन मुटाव के रूप में विवाद जो है धीरे धीरे पनप रहा है, बन रहा है,
तो उसे नीति आयोग की जो परिषद है, परिषद में जब सभी मुख्यमंत्री मिलकर के परिषद में बैठक करते हैं, तब इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। और वहीं अगर कोई क्षेत्रीय समस्या है, तो उसका समाधान क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है ना? इसके अलावा अब बात करते हैं इसमें निष्कर्ष की और क्लास का करते हैं समापन। यहाँ इस बेसिक सी बात है यार, देखिए इस पूरे सेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट रहा है, तो वो पॉइंट रहा है आपका कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध, जिसमें हमने 3 प्रकार के संबंधों पर डिस्कस किया है, और उसके बाद में जो विवाद की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, उन पर। वो 3, और उसके बाद में समन्वय किस-किस प्रकार से इन दोनों इनमें किया जाता है, यानी इनके झगड़े किस-किस के माध्यम से निपटाए जाते हैं। ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे टॉपिक में, जिस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। निष्कर्षतः अगर बात करें तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सहयोगी संघवाद की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। सहयोगी संघवाद की दिशा में, या ध्यान रखिएगा, सहयोगी संघवाद की दिशा में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दिशा में प्रशासनिक जो व्यवस्था है हमारी, उसे सहयोगी संघवाद के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए, जहां केंद्र मजबूत हो लेकिन राज्य भी पूरी स्वायत्तता के साथ विकास कार्य कर सके। केंद्र का मजबूत होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और बहुल जनसंख्या का देश है। तो यहाँ पर क्या है ना कि विविधता का देश है भारत, तो यहाँ पर ज़रूरी है भारत के लिए कि यहाँ पर केंद्र सरकार मजबूत हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार पूरी तरह से अपंग बन जाए। भई राज्य का भी स्वायत्त होना ज़रूरी है, ताकि वो सभी विकास कार्य अपने राज्य में आसानी से, मतलब कि पूरी स्वायत्तता के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सके। और इसी बात को लेकर के अंबेडकर महोदय का कहना भी था। अंबेडकर साहब ने साफ स्पष्ट कहा था कि संविधान संघ को शक्तिशाली बनाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के प्रशासनिक एजेंट हैं। भले ही केंद्र शक्तिशाली है, लेकिन राज्य केंद्र सरकार के एजेंट नहीं है, बल्कि वो भी अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, जो अपने क्षेत्र का विकास करने में पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। चलिए, इसी के साथ में सेशन होता है कंप्लीट। कहीं पर कोई डिफिकल्टीज आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखिए जो भी आपके डाउट रहते हैं ना, मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ नेक्स्ट वाले सेशन में। क्लियर है? इसके अलावा जो भी आपकी सलाह हो, एडवाइस हो, वो भी आप मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, तो मैं बिल्कुल उसको देखेंगे उसको। कल वाले सेशन में यानी लेक्चर नंबर 18 में हम बात करेंगे बजट पर, कि बजट का क्या महत्व है, भाई कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है, वो सारी बातें जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकती है, उन सारी बातों पर हम डिस्कस कल वाले सेशन में इस टॉपिक पर करने वाले हैं, बजट पर। क्लियर है? इसके अलावा अन्य सेशन आप अगर देखना चाहते हैं, जैसे अभी तक हमारे कुल 17 लेक्चर हो चुके हैं, है ना, इस लेक्चर को मिला करके सभी लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 17 तक देखना चाहते हो आप, तो प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा आपको। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आते रहे क्लासेस के। और चैनल में के अंदर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर, 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप ऑल सब्जेक्ट की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में। उसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, या फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सेशन अगर हेल्पफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर देना। और जो भी आपके साथीगण हैं 3rd ईयर में, जिनको भी लोक प्रशासन विषय है, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।